सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपका रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाया वो आपने देख लिया होगा। हमने अभी तक यूनियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज हम करेंगे हमारा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, जो हमने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का मैंने वादा लाया था। तो आज है उसका तीसरा दिन और आज हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, जो भी आपका डाउट वगैरह आता रहता है आप प्लीज़ उसको पूछते रहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं चेक करता रहूँगा और उसको क्लियर करते रहेंगे। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वह है कि मेरा जो पिछला वीडियो था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें मैंने 2 एरर अनजाने में मैंने कर दिया था। ठीक है, वो थोड़ा कोई भी रीज़न होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस होता है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है। सो मैंने 2 इन्फॉर्मेशन मैंने उसको थोड़ा सा गलत तरीके से बता दिया था। वो 2 इन्फॉर्मेशन को पहले आपको चेक कर लेना है और वो मैंने कमेंट सेक्शन में उसी वीडियो के नीचे मैंने पिन करके रख दिया था जब मुझे पता चला कि मैंने गलती से एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। सो बोला आप एक बार देख लीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं एक बार सिंपल बता रहा हूँ, वो 2 इन्फॉर्मेशन क्या था। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जब 1 MLA का वोट के बारे में बात कर रहे थे, सो उसका एक एरर था। ठीक है, उसका एरर क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इलेक्टेड इनटू 1/1000। ठीक है, ये है। मैंने उसमें थोड़ा सा 1/1000 आई थिंक नहीं बताया था, जितना मुझे याद है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा इन्फॉर्मेशन था और दूसरा इन्फॉर्मेशन हाँ वो रिलेटेड में था कि जब 1997 में जो हम लोग प्रपोजर और इलेक्टर्स प्रपोजर और सेकेंडर्स के बारे में बात कर रहे थे, सो वो 1997 से पहले वो था 10। तो 10 प्रपोजर्स और 10 इलेक्टर्स सेकेंडर्स होते थे। ठीक है, इन लोग में रहता था और इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट था 2,500 रुपीज, मतलब 2,500 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ दो मैंने एरर एक बार गलती से बता दिया था, मैंने उसको कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। बट हाँ, ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी हो जाता है। ठीक है, सो ये वाला रहा पिछला वीडियो का बात। सो आज करते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में एक पावर, जो कि मेरा वीडियो का टाइम लिमिटेशन रहता था प्रेसिडेंट का, मेरे को और बताना रहता था, तो मैं उसका 2 चीज और बताऊंगा। एक हम लोग का इमरजेंसी पावर, थोड़ा मुझे और एलेबोरेटली बताना है, तो उसको आज का वीडियो का एंड में हम उसको कर लेंगे। और एक था हम लोग का डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना वीडियो का टाइम ड्यूरेशन का मेरे पास लिमिटेशन रहता है, तो मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं पर वो संभव हो नहीं पाता। सो आज वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट। उसको करने के बाद में ये 2 चीज को हम करेंगे कवर। ठीक है, ऑल सेट। तो चलिए आज क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट। सो मैंने कहा था ना कि अगर भी आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सो इसको फिक्र करने का कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको एक ही वीडियो देखना है, मैंने जो आपके लिए बनाया है, और एक वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं। बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आपको देखना है, उसके बाद जब एग्जामिनेशन के टाइम में हम जब रिवाइज करने लगेंगे, जब आपका एग्जाम आने लगेगा, उसका रिविजन का डेट भी हमने रखा है, तब आपको बहुत रैपिडली इसको समझने में और आंसर करने में हेल्प होगा। बस आप एक बार इस चीज को देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट में आपके बना रखा है हिस्ट्री एंड सिविक्स 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के स्पेशली। तो जो लोग भी चैनल में नए आए हैं, जाके वो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, उसके बाद में जो लोग अभी न्यू आए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो उसी मोड पे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट। हमें तो ये पता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा सब हेडिंग्स मैंने लिख दिया है, ये सारा चीज आराम से कवर होगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, एक बार में आपका पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक चीज आपको समझना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होते हैं। कहां पे, इंडिया में। तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होते हैं कहां पे, इंडिया में। किसके बाद, आफ्टर प्रेसिडेंट। यहां तक क्लियर है कि प्रेसिडेंट होते हैं सबसे फर्स्ट, और उसके बाद जो सेकंड इन कमांड में आते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां तक ठीक है। एक एडिशनल चीज आप इंफॉर्मेशन जान लेना कि हम लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं वो हम यूएस का मॉडल को फॉलो करते हैं। सो हम लोग यूएस का वाइस प्रेसिडेंटशिप मॉडल को हम फॉलो किया करते हैं, ताकि उन्हीं के जैसा हमारा थोड़ा सिमिलैरिटीज है, थोड़ा डिफरेंस भी है, बट थोड़ा सा उनके जैसा ही हमारा इनलाइन है। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वी फॉलो द यूएसए मॉडल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ा सा हम यूएस मॉडल को फॉलो
करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो चार चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा का और इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक ही लोग होते हैं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलिए एक एक बार इसका एक एक हेडिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन। तो हमें समझना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपको बनना है, इलेक्शन में अगर खड़ा रहना है, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं। सबसे पहला आपको, ये तो कॉमन है, हमने अभी तक जितनी बार भी किया है, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। तो द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेम था हम लोग का लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में, और सेम तरीके का है राज्यसभा में भी, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट में भी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। सेकंड चीज, मिनिमम एज। मिनिमम एज याद है लोकसभा में कितना था? 25। राज्यसभा में कितना था? 30। प्रेसिडेंट में कितना था? 35। तो वाइस प्रेसिडेंट में भी कितना है? 35। सो मिनिमम एज कितना चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 35 इयर्स ओल्ड। अगर आप 35 इयर्स ओल्ड के हैं कम से कम, तो ही आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। ये आपका क्या बोलते हैं, सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है केस स्टडी में, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो दोनों का सेम है, मगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एज रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, 5 इयर्स का गैप है। हम लोग इतना तक पढ़ चुके हैं। तो ये दो चीज हमें चाहिए। तीसरा चीज, हमें क्या होल्ड नहीं करना है? हमें अभी तक पता है, हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है। अगर आप ये वीडियो को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको दो बार क्या 3 बार बता चुका हूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। यहां तक क्लियर है? और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ कुछ एग्जेम्पशन होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कि मतलब इन सारे पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिनती नहीं होता। मतलब अगर आप करंट प्रेसिडेंट हो इंडिया का, अगर आप करंट वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर आप कोई भी स्टेट के गवर्नर हो, या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी स्टेट में या किसी भी स्टेट में, तो होता है किसी भी स्टेट में या सेंटर में, अगर ऐसा है तो आप लोग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करते हो, मगर आप मतलब आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिनती नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एकदम आसानी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जो हमें फॉलो करना है और हमें मानना है? याद रखना, प्रेसिडेंट वाला में क्या था? प्रेसिडेंट वाला में था द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, या क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट में था, जाके मेंबर नहीं बनना, वो बोल रहा है कि मेंबर के जैसा क्वालिफिकेशन आपको रखना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? एकदम आसान। उसी का थोड़ा उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे उसी के जैसा ही है। वहां पे क्या था? लोकसभा, तो यहाँ पे क्या होगा? राज्यसभा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और पांचवा तो हमें पता है कि यहाँ पे यह अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनसाउंड माइंड। और एक क्या है? बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक तो अभी तक तो आप अगर इस वीडियो में बने हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है, आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये तो कॉमन है, ये बार बार ऐसे रिपीट होता रहता है और इसको समझने में भी बड़ा आसानी होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपको कोई भी पूछे क्वालिफिकेशन क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट बनने का, आप बता सकते हैं आराम से। सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 ईयर्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है विद 4 एक्सेप्शन। ये 4 एक्सेप्शन बहुत जगह में नहीं लिखा होता है, आपके बुक में भी नहीं है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना कि वो 4 एक्सेप्शन क्या क्या है, केस स्टडी में आ सकता है। ठीक है? उसके बाद में आपको बोला है कि आपको क्वालिफिकेशन रखना है कि राज्यसभा का मेंबर के जैसा। ठीक है? उसके बाद बोला गया कि आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, आप डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम इजी है, आसानी है। मैंने आपको कहा था ना, एकदम एक बार, बस एक बार आप बैठो शांति से, चिल करो, नोटबुक पकड़ो, एक वीडियो में बिना शोर शराबा का, बिना डिस्टर्बेंस का आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप जब मेरे साथ टेस्ट लगाओगे, जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रैपिड रिवीजन टेस्ट करेंगे, तब देखना आप सारा चीज को आंसर आउट कर सकते हो, मेरा गारंटी। ओके? चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन, ऑल क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो है टर्म। टर्म का मतलब तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म मतलब टाइम। प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट कितना टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, मतलब उनका टर्म कितना रहता है, दैट इज 5 साल। तो उसी तरीके से जैसे वो 5 साल के रह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के रह सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं?
कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ टाइम। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ टाइम। तो अगर आपने प्रेसिडेंट चीज को पढ़ लिया और जान लिया तो वाइस प्रेसिडेंट वैसे फ्री है, वैसे ही इजी हो जाएगा। तो इसको ज्यादा अंदर नहीं घुसते हुए समझ में आ गया। ये है 5 years क्या नॉर्मल टर्म, और कितनी बार बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो ये क्यूमुलेटिव रिवीजन है। अगर आप चैप्टर 1 के हो तो 2 में हेल्प होगा, 2 के हो तो 3 में हेल्प होगा। ऐसी सीरीज में आप बने रहोगे तो देखना एंड में आपको सब चीज समझ में आएगा, और वो धीरे 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 पाइलअप होते होते आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो। आई होप आप आराम से कर सकते हो। नोट्स बनाते रहना, एकदम माइक्रो नोट्स, छोटे छोटे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम में अभी पूरा नोट्स बनाते जाओगे तो दिक्कत होगा। नोट्स बनाओ मगर उसको स्मार्ट तरीके से छोटे छोटे करके बनाओ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो यहां पे हमारा 2 चीज कंप्लीट हो चुका, एक क्वालिफिकेशन और एक है टर्म। नेक्स्ट है शपथ ग्रहण, दैट इज ओथ। अगर प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट बन रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जा रहा है, प्रेसिडेंट वो बन गया, उसके बाद ऑफिस में जाने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। ये एक कॉमन हम लोग का प्रैक्टिस चलता आ रहा है यहां तक। ठीक है, तो यहां पे देखो हमेशा याद रखना, शपथ ग्रहण में आप कुछ शपथ पढ़ोगे और आपको वो शपथ पढ़वाया जाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ लेना, जो भी आपको शपथ ग्रहण कराएगा वो ऑफिशियल कैपेसिटी में आपसे बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, आप स्कूल में देखना, जब कोई लोग आपके स्कूल में, आप कभी हाउस कैप्टन बने होंगे या वाइस कैप्टन बने होंगे या फिर कोई स्कूल के प्रीफेक्ट बनते हैं, जब भी आप शपथ ग्रहण करोगे तो देखना ऐसा नहीं कि आप अगर सीनियर क्लास में तो कोई जूनियर वाला आपसे शपथ ग्रहण करा रहा है, नहीं। वो ओथ सेरेमनी हमेशा आपके पोजीशन के ऊपर वाला होना चाहिए। उसी लॉजिक के बेस में वाइस प्रेसिडेंट अगर सेकंड हाईएस्ट है तो इसका जो सीनियर है फर्स्ट हाईएस्ट उससे कराना एकदम लॉजिक होगा, राइट। तो प्रेसिडेंट करता है इनका ओथ। मैंने PREZ लिख दिया, बट आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मतलब पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मार्क कटता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। PRESIDENT प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो हु एडमिनिस्टर्स, एक ही क्वेश्चन है ओथ रिलेटेड, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट होते हैं तो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को और अब किसी को अपॉइंट करेंगे जाके उनके तरफ से शपथ समारोह कंप्लीट करने के लिए। यहां तक ठीक है? इन केस इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एब्सेंट ड्यू टू एनी रीजन, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे अपॉइंट अनदर पर्सन टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल, इसमें ज्यादा क्या दिमाग लगाना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी देखो हंसते खेलते हमने 3 कॉन्सेप्ट आराम से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और मैंने जैसे कहा सारा चीज कर लोगे, पूरा का पूरा PYQ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट इसमें है ही नहीं। और फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना, क्योंकि मैंने कहा ना आपका पूरा इस बार का एग्जामिनेशन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आराम से होगा। मैंने आपके लिए लिटरेचर और लैंग्वेज में मेहनत किया, अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी मैं आपके साथ में हूँ। अगर टाइम होगा तो हम कमर्शियल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बनाएंगे, बट वो बात की बात। अभी का बात समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्शन। अब इलेक्शन एकदम सिंपल है, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसा होता है, किस मोड में होता है? ये होता है इनडायरेक्ट। इसका मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अगर वो पूछेगा कि पीपल ऑफ इंडिया लोग कैसे इलेक्ट करते हैं तो आप बोलोगे इनडायरेक्टली। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया से होता है, तो डायरेक्टली किससे होता है? दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज याद है, हमने प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज हमने लिखा था और हमने बनाया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कौन कौन वोट कर सकते हैं। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है? पहले अपना टेबल होता है, जैसे बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक बना लिए ऐसे ऐसे टा, ये हो जाएंगे 2 कैटेगरी के, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं मेंबर। ये हो गया इनका कैटेगरी एक 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 हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग का छोटा डिब्बा बन गया चेकलिस्ट।
अब इस चेकलिस्ट के जरिए हम पूरा समझ जाएंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, कैसे होते हैं और किन किन को अलाउ है। क्लियर है? मेरे साथ एक छोटा सा बोर्ड बना दीजिए। चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी रहते हैं और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी रहते हैं। स्टेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। और इस नहीं रहने के पीछे एक लॉजिक है, जानना है? जानना है? देखो, बोलोगे तो बता देंगे, वरना नहीं। मैं बोलता हूं जान लेने में क्या है, एक बार जान लो। आपके बुक में नहीं लिखा है ना, बट आपका दिमाग में सवाल आना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा आप ठीक पढ़ रहे हो कि नहीं? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ये कैसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक सवाल आ रहा है, मतलब आपका दिमाग ठीक प्रोसेस कर रहा है। एकदम ध्यान से समझना। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये तो कहीं ना कहीं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। देखो, ये एक एडिशनल चीज जान गए कि नहीं? हमने ये नाम वाला में नहीं लिखा था, मगर उसका कितना सारा नाम होता है। एक एडिशनल चीज क्या जान लिए कि उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। समझ में? और क्या नाम है राज्यसभा का? परमानेंट हाउस। और क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। और क्या है? अपर हाउस। तीनों नाम से जानते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग उस घर में बैठते हैं। ध्यान से समझना, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग उस घर में बैठते हैं। यहां तक हमें पता है। अच्छा, तो अब मान के चलो कि कोई स्टेट अगर एकदम बड़ा सा स्टेट है, जैसे कि है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मान लेते हैं, और कोई स्टेट एकदम छुटकू सा है, मान लेते हैं सिक्किम। तो एक बात बताओ, इनका लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है, क्या वो दोनों का सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मतलब यूपी का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो तो कंपैरेटिवली बहुत लोग रहेंगे उसमें, और जो सिक्किम का लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बहुत कम रहेंगे कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता है वो जो सीट होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन करता है आपका कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। तो ऑब्वियसली जिस कंट्री का पॉपुलेशन, जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके मेंबर ज्यादा होंगे, और जिस स्टेट के पॉपुलेशन कम है उसके मेंबर कम होंगे। तो उन्हीं के बेसिस में इनको वो रिजर्वेशन और कोटा मिला हुआ होता है कि आप कितने लोगों को राज्यसभा में भेज सकते हो और कितने लोगों को राज्यसभा में भेज सकते हो। बाय लॉजिक ये डिटरमाइन करेगा कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा बड़े स्टेट के लोग बैठे होंगे, ठीक है, और छोटे स्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में कम होंगे। बाय लॉजिक वो भी डिक्टेट कर रहा है। इसीलिए ध्यान से आप समझना, इसी रीजन के वजह से उन लोगों को बोला गया है कि जब आपको हम इलेक्शन में जब जिम्मेदारी देंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल करेंगे, तो शायदतर बड़े स्टेट का बोलबाला हो सकता है, बड़े स्टेट डोमिनेट कर सकते हैं ओवर छोटे स्टेट्स। इसी कारणवश पूरा का पूरा स्टेट लोग को ही अलाउ नहीं किया गया है। और इसी कारणवश एक और एक चीज भी होता है। क्या एक और एक चीज होता है? कि राज्यसभा के मेंबर के अंदर से वाइस प्रेसिडेंट या फिर उनके चेयरमैन को चूज नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे भी सेम लॉजिक हो जाएगा। राज्यसभा में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे? जो सबसे बड़े बड़े स्टेट है। तो बड़े बड़े स्टेट का मनमानी होगा, उनके हिसाब से उनका चेयरमैन चूज किया जाएगा, और चेयरमैन तो उनका ही डिसीजन लेगा, भेदभाव करेगा। सो ये चीज को पूरा हर तरीके से हटा देने के लिए उन लोग बोले कि नहीं नहीं, आपके अंदर से हम, राज्यसभा के अंदर से हम चेयरमैन नहीं चूज करेंगे, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन बनेगा। बात खत्म। दूसरा, इलेक्शन के दौरान आपसे किसी को भी इलेक्ट करने का जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में इसको आ रहा होगा। सो इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट का कौन कौन इंक्लूड होता है समझ में? इट इंक्लूड द इलेक्टेड एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। द इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम इजी। इसके साथ एक और एक चीज समझना, इसमें भी प्रोपोजर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट वाला में हमने पढ़ा था, याद है? इसमें भी प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। इसमें भी प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। वहां पे कितने थे? 50 थे। तो यहां पे कितने हैं? 20। और इनके साथ में इनको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना? दैट इज 15,000। यहां तक क्लियर है? और ये इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो होंगे या नॉन सीरियस लोगों को, उनको डिस्करेज करना है। समझ में?
सारे लोग आके भीड़ में मत बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा रिलैक्स करके रहो ताकि हमारा सारा काम हो सके। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब डिस्प्यूट रिलेटेड, अच्छा पहले वैकेंसी का बता देंगे, मैं इसको मिटा दूंगा, फिर हम डिस्प्यूट का भी कर लेंगे, है ना। यहां तक क्लियर है? तो डिस्प्यूट का पहले एक बार जान लेते हैं, फिर हम ऊपर का करेंगे जो भी करना है। इसमें डिस्प्यूट रिलेटेड क्या हो सकता है? मान लो कि जैसे जिस दिन ऐसा सीट रखा गया है, जिन जिनको अलाउ किया गया है कि आप लोग आके वोट करोगे, अगर वो लोग उस दिन एब्सेंट रहे तो, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ एब्सेंटिज्म या एब्सेंटीज रहे तो उन लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि अरे इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था तो तुम लोग कैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिए। पर ये चीज भी इशू हो सकता है बोल के ऐसा इशू पहले ही हटा दिया गया। सीधा एक चीज बोला गया था कि आप ये चीज में कंप्लेन नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, बात खत्म, यू कैन नॉट कंप्लेन, सिंपल एज दैट। आपको एब्सेंट करने के लिए किसने बोला? आप आओ, आपको किसी ने रोका तो नहीं, बट आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं एब्सेंट भी रह जाऊं और बेनिफिट भी उठाऊं। दूसरा चीज, कोई भी इसका इलेक्शन रिलेटेड इशू आता है तो सबसे पहले सबसे उच्च न्यायालय के पास में ये केसेस जाएंगे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेम प्रेसिडेंट के ऊपर भी हमने पढ़ा था, याद है कि कोई भी चीज अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इशू आता है, प्रॉब्लम होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास उसको लेके जाया जाएगा। क्लियर है? बीच बीच में मैं ना बोलते बोलते कभी कभी फंबल अप कर लेता हूँ या आगे पीछे बोल देता हूँ, तो थोड़ा माइंड नहीं करना, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में? एकदम समझ में। चलो अब वैकेंसी का चीज़ को थोड़ा मिटा देता हूँ कि यहाँ नीचे लिख दें, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अगर आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखा है, पढ़ा है, जाना है, तो ये चैप्टर एकदम आपके लिए मक्खन हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नहीं जाना है, पहले उसको देख लो, उसके बाद ये जाना। मेरे साथ वो सीरीज को फॉलो करते रहो, आपको वो नॉलेज क्यूमुलेटिव वे पे मिलता रहेगा, ठीक है। वैकेंसी का मतलब क्या हम लोग समझे थे? वैकेंसी का मतलब ये है कि सर किन किन रास्तों में वाइस प्रेसिडेंट का सीट खाली हो सकता है, किन किन तरीकों में। तो मैंने आपको मेरा ट्रिक बताया था कि तरीका तो भाई रास्ता तो दो ही होता है जिससे कि सीट खाली होता है, दो से तीसरा हो ही नहीं सकता। दो क्या होता है? एक अननोन वैकेंसी होता है, अननोन को हम सरप्राइज भी कह सकते हैं कि भाई हमें पता नहीं था कि वैकेंसी होने वाला है और सडनली वैकेंसी हो गया। एक वैकेंसी होता है नोन। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ऐसा खुद को लिखना नहीं है, वो मैंने आपको समझाने का तरीका लाया है। लिखेंगे तो पॉइंट पे ही, ओके। और कौन सा लिखेंगे वो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ लास्ट में, है ना। पर आपको समझने के लिए, आपके दिमाग में लॉजिक लाने के लिए ऐसा समझना कि यार वैकेंसी दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक ऑल ऑफ अ सडन वैकेंसी हो गया। ऑल ऑफ अ सडन वैकेंसी किन किन चीजों में होता है? अगर मान लो कि कभी जो करंट या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है उनका डेथ हो जाए, या फिर अगर वो रिजाइन कर दें, ठीक है, या फिर मान लो उन्हें रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। रिमूवल भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से, टेंशन लेने का नहीं। या तो डेथ हो जाए, या तो रिजाइन कर दिया, तो रिमूव कर दिए। इन सारे केस में अगर सडन वैकेंसी हो जा रहा है, एक ये चीज है। दूसरा नॉन वैकेंसी क्या होता है? सर हमें पता है कि अगर एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म हो रहा है, तो अगर एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म हो रहा है तो अब सीट भरने का बारी है। अगर सडन हो रहा है तो भी सीट भरने का बारी है। सीट तो भरा जाएगा ना भाई, खाली रखा नहीं जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर आपको पता है कि नॉर्मल टर्म में एक्सपायर होने वाला है तो उस इलेक्शन से पहले एक नया प्रेसिडेंट चुन के ले आओ, सिंपल। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्शन के जरिए एक नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के हम ले आएंगे। क्लियर है? उसके बाद में अगर कोई भी सडन वैकेंसी हो जा रहा है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो प्रिपरेशन के लिए भी तो टाइम चाहिए। याद है प्रेसिडेंट के लिए कितना टाइम चाहिए? अगर आपको याद है प्रेसिडेंट के लिए भी कितना टाइम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप इसको मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका दिमाग चल रहा है और आप धोखा नहीं दियो, आपने पढ़ा है। अगर नहीं आएगा कमेंट, देन मैं समझ जाऊंगा कि आपने भी नहीं पढ़ा है, झूठ ही बोल रहे हो, बट इट्स टोटली फाइन। वहां पे भी याद है उसका भी कोई टाइम लिमिटेशन दिया गया था, यहाँ पे भी टाइम लिमिटेशन दिया गया। पता है क्या है? ये हम लोग मैसेज करते हैं ना अपने दोस्त लोग को कि घर के बाहर आ जा ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब क्या होता है? जितना जल्दी हो सके भाई तू काम निपटा दे। तो वैसे ही यहां पे कहा गया है कि इफ द सीट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट happens to fall vacant due to any of the following reason like death, resignation or removal, then that seat needs to be filled as soon as possible। और एक चीज क्या बोल रहा है इसको, मतलब और एक तरीके से कैसे लिख सकते हो? इफ द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, देन द सीट और द न्यू वाइस प्रेसिडेंट नीड्स टू बी इलेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर है? ये किसका जिम्मेदारी दिया रहता है? ये किसका जिम्मेदारी दिया रहता है? इसका भी मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? और अगर इफ द सीट इज वैकेंट ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म देन अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी सिलेक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म। सिंपल एज दैट। लॉजिक से ज्यादा बड़ा कोई चीज है ही नहीं, और आप इसको बस गधे जैसा रटते जाओगे देन कुछ काम नहीं होगा। लोगों को अक्सर सिविक्स और हिस्ट्री सब बोरिंग लगता है। वो बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट कभी डाल के देखे नहीं, आप बस उसको रटने के तौर पे देखे हो। तो रट रट के इंसान कितना ही रटेगा, मगर इसको आप अगर समझोगे लाइक अ गेम देन आपको बहुत मजा आएगा, आपको हर चीज समझ में आने लगेगा। और जो भी न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो आपको भी आने लगेगा कि हाँ यार ये चीज ऐसा होता है, ये चीज वैसा होता है। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है ऑल ओके? कोई डाउट? अगर भी इस सेक्शन में कोई डाउट है देन आप बिंदास बता सकते हो। देख लो हमने जो जो कवर किया है इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के सेक्शन में। अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या क्या हमें अभी पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन कि क्या क्या शर्त है, जैसे हम प्रेसिडेंट का पढ़े थे। इंडिया और यूएस, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जानने के लिए हमें काम आएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में भी दोनों का वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या फर्क है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर एंड फंक्शन, कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या पावर और फंक्शन होता है। उसी के हिसाब से आप ये ना ये भी जान जाओगे उनके सैलरी वगैरह का सिस्टम क्या है। ठीक है, ये इसी में इंक्लूड हो जाता है बट ठीक है, मतलब एक ही बात है ना। अगर आप ये समझ गए देन आप ये आराम से समझ जाओगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है रिमूवल। मैं आपको हमेशा बताता हूं, तब भी बताया था, आप मेरे साथ जैसे ही पढ़ते पढ़ते आगे आगे जाओगे तो आपको पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। पहला चैप्टर में क्या है, पार्लियामेंट। उसमें याद है हमने पढ़ा था कि कौन सा सिचुएशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल पावर पे होते हैं। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। देखो मैंने ग्रेटर साइन दे दिया, मतलब ज्यादा पावरफुल, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, राज्यसभा से होता है। और कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा से। यहां तक हम पढ़े। अभी जब आप जैसे ही ये सारा चीज पढ़ते रहोगे तो ये इंफॉर्मेशन भी आप पहला चैप्टर का वो पार्ट में आप उसको मर्ज करके समझते रहोगे और आपको आंसर एकदम बढ़िया तरीके से लिखना आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब करते हैं हम लोग का कैटेगरी स्टार्ट। पहला कैटेगरी क्या है, कंडीशन। तो कंडीशन में क्या लिखा है, देखो सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पे सिर्फ दो ही है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पोस्ट को संभालना है तो दो ही कंडीशन है जिसको सबको पूरा करना होगा। अगर आप पूरा नहीं करते हैं देन आप वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं संभाल सकते। सबसे पहला क्या है, मेंबरशिप रिलेटेड। मेंबरशिप रिलेटेड क्या कि आप मेंबर नहीं हो सकते कहाँ के, चाहे पार्लियामेंट के हों या चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हो। मतलब लेजिस्लेचर आप स्टेट लेवल पे अगर कर रहे हो, अगर वहाँ के मेंबर हो, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या पार्लियामेंट के दो घर जो लोकसभा राज्यसभा कहीं के भी आप मेंबर हो, आपको ये दोनों का मेंबरशिप होल्ड नहीं करना है। ये आपका पहला कंडीशन है। सो इन ऑर्डर टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन ऑर्डर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पर्सन मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है? that post or that position need to be vacated in order to hold the office of vice president। आपको ऑफिस अगर होल्ड करना है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं। दूसरा चीज क्या है, इसको थोड़ा सा एरो साइड कर देते हैं। दूसरा चीज है हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में तो मतलब बोल बोल के मुंह ही थक गया है, कितनी बार हमने बोल चुका है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। कहाँ पे, आइदर एट द सेंटर और एट द स्टेट। मैंने इसका एक्सेप्शन भी बताया था, इसमें 4 एक्सेप्शन है। ठीक है, 4 एक्सेप्शन क्या है, अगर आप सिटिंग प्रेसिडेंट हो देन काउंट नहीं होगा, अगर आप सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा, अगर आप कोई भी स्टेट के गवर्नर हो तो कोई भी इसमें काउंट नहीं होगा, अगर आप मिनिस्टर हो चाहे सेंटर का या स्टेट का तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होते। मतलब आप इन पोस्ट में रहने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? एकदम इजी है। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या है हम लोग का, दैट इज पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन एकदम सिंपल है। देखो मैं हमेशा मतलब फनी वे पे भी बोलते रहता हूँ इसको समझने के लिए भी, कि अगर आपको इतना जानना है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसा काम करता है, इसको इतना समझना। कभी कभी आपने मूवी देखा होगा ना कि मान लो ऐसे दो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जैसा लग तो नहीं रहे बट चलो मैंने बना दिया, है ना। अगर ये ऐसे 2 ह्यूमन है, होता है यार, मैं भी कभी घमंड नहीं किया इतना अच्छा पेंटिंग बना तो फिर भी
ठीक है, स्केचिंग, ड्राइंग, कुछ भी कह सकते हो। तो मान लो अगर ये 2 पर्सन ऐसे हैं, है ना, और आपने कभी नोटिस किया मूवी में ज्यादातर ऐसा कि एक आत्मा रहता है, ठीक है, सोल, भूत प्रेत कुछ भी कह सकते हैं, वो कभी आता है, कभी इसके शरीर में घुस जाता है तो ये वैसा एक्टिंग करने लगता है, कभी ये आता है इस बॉडी में घुस जाएगा तो ये ऐसा एक्टिंग करने लगता है ना। ऐसा ही सिचुएशन में सिमिलरली आप समझ लेना कि ये होता है ऐसा ही वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का बस 2 ही काम होता है, बस 2 ही काम। इस शरीर में घुस गया तो इसके जैसा काम, इस शरीर में घुस गया तो इसके जैसा काम। दोनों में से किसी एक का शरीर में वो हमेशा बैठे ही रहता है, उसका खुद का शरीर है नहीं। तो यहाँ पे शरीर क्या डिनोट कर रहा है, उसका खुद का फंक्शन, मेटाफोरिकल तौर पे कह रहा हूँ। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर वो ये शरीर में घुस गया मतलब वो चेयरमैन जैसा काम करेगा। कहाँ का चेयरमैन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राज्यसभा का। अगर इस शरीर में घुस जाता है तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम में इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाइस प्रेसिडेंट खुद का कुछ काम है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का काम सिर्फ 2 ही पार्ट है, वो भी दोनों क्या कहते हैं एक्स्ट्रास के जैसा। इसीलिए जब चेयरमैन का काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का ये काम नहीं करेंगे, और जब वाइस प्रेसिडेंट का काम एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तब चेयरमैन का काम नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा ना सैलरी दोनों से कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि ध्यान से समझना, जब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बने हैं तो वो एमपी बन के, उनका चेयरमैन का एक अलग से सैलरी आता है, ठीक है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनका अलग से सैलरी आता है, तो वो चेयरमैन के जैसा सैलरी उठाएंगे जो भी उनका है। अगर जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट को जो भी सैलरी मिलता है उसके जैसा सैलरी उठाएंगे। और ये सैलरी कौन डिसाइड करता है कि कितना चेयरमैन को मिलेगा और कितना प्रेसिडेंट को मिलेगा और कितना किसको क्या मिलेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, और ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है सैलरी किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 टाइप में सैलरी उठाते हैं, एक एज अ चेयरमैन और एक एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। लॉजिक एक बार और एक चीज क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि मैक्सिमम कितना टाइम तक एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने कुर्सी में रह सकता है, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट मैक्स टू मैक्स कितने टाइम तक फंक्शन करता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर आपने पढ़ा है तो इसको आंसर दे देना जरूर, मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़े हो। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, एकदम लॉजिक के साथ। और एक बार आपने वीडियो देख लिया आपको सारा समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब सर पावर एंड फंक्शन तो बताए नहीं, अरे बता तो दिए। कैसे, देखो चेयरमैन का फंक्शन वो ऐसा ही होता है जैसा स्पीकर का होता है लोकसभा में, ठीक है, बट ध्यान से समझना, स्पीकर और चेयरमैन दोनों में थोड़ा थोड़ा फंक्शन का फर्क है। कुछ कुछ एक्सक्लूसिव पावर स्पीकर को मिला रहता है, इसके अलावा जो भी कॉमन काम है वो सारा काम करता है चेयरमैन। जैसे कि टाइम अलॉट करना, सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अलॉट्स टाइम टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस, दे कैन सस्पेंड द मेंबर, सेकंड दे कैन सस्पेंड द मेंबर इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द रूल और इनडिसिप्लिन इन द हाउस। तीसरा, इन केस ऑफ अ टाई दे कैन कास्ट देयर वोट, कास्टिंग वोट जो कहता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द डेडलॉक। यहां तक ठीक है। और एक पॉइंट में भी लिख देंगे, ही इज इन चार्ज ऑफ द हाउस एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। गया, 4 पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये 4 का तो फंक्शन वही लिखना है। तो अगर आपने स्पीकर का पढ़ रखा है तो वैसे ही 4 कॉमन वाले छाप देना। हाँ, वो एक्सक्लूसिव पावर को मत लिखना जो सिर्फ स्पीकर ने को होल्ड करता है, जैसे कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करना। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का पावर किसको दिया गया है, स्पीकर या चेयरमैन को। सबको, अगर जो भी पढ़े होगे तो आपको पता है चेयरमैन। अब ये चीज कैसे पता चलेगा कि आपके दोस्त लोग भी पढ़े हैं, उनसे भी ये चीज शेयर करना कि पता है तुझे ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। बात करते करते, समझते समझते, हंसी मजाक में ये पढ़ाई हो जाएगा। और गधा जैसा रटना नहीं है, मैं आपको पहले ही कहूँ। 2 मार्क कम ले आना, मगर गधा जैसा ढेंचू करके रटना मत। मेरे को गुस्सा आता है उस चीज देख के। प्लीज ऐसा गधा मत बनना, ऐसा बुकवर्म मत बनना कि आप रट के तो पूरा ले आए हो। कितना मार्क आपको मिला है रट के? 99.99, पर दिमाग में कुछ है नहीं। चतुर रामलिंगम नहीं चाहिए किसी को, ठीक है? प्लीज मत बनना। 2 मार्क भले ही कम ले आना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अपना पर्सनालिटी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करने का। समझ में है? समझ में है? और प्रेसिडेंट का तो रोल हमें बताइए, प्रेसिडेंट का सारा फंक्शन जो रहता है एक्टिंग प्रेसिडेंट वही सब करता है, सारा डिट्टो A to Z एवरीथिंग। क्लियर है? समझ आ गया? एकदम इजी स्वीट। अब नेक्स्ट हम कैटेगरी आते हैं और इसको थोड़ा सा मिटा हम देते हैं। अब पता नहीं भाई आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, उस बुक में आता है कि नहीं आता है, डोंट नो, बट मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर भी ये चीज आपका बुक में बहुत ज्यादातर जितना भी मैंने दिखाई ये नहीं दिया रहता है कि कैसे रिमूव करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट को। अब ये जो पॉइंट आप पढ़ लोगे, ये पॉइंट आप कहां पे इंक्लूड कर सकते हो पता है? ये पॉइंट कर सकते हो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। हाँ, कर सकते हो एक्सक्लूसिव पावर, या फिर वो पॉइंट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो तब राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होता है कहां से? लोकसभा से। और ये वाला कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 1। क्लियर है? समझ में आए? तो ये आज का वैल्यू एडिशन होगा अपना पहला चैप्टर रिलेटेड। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखा देखो, एकदम ध्यान से समझना। वाइस प्रेसिडेंट को अगर निकालना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, रिमूवल का रिजोल्यूशन। ठीक है? और वो रिमूवल का रिजोल्यूशन कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है पता है? आपको तो हिंट मिल ही चुका है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। बात खत्म। कहां पे? राज्यसभा में। क्लियर है? एकदम मजा है, समझ में है? दूसरा चीज, तो राज्यसभा में अगर मान लो इसको पास करना है और इसको रिजोल्यूशन मान लो लाया गया, फिर रिजोल्यूशन में डिस्कस होगा, वोटिंग होगा, फिर बातचीत होगा, तो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ये चीज नोट कर लेना, बहुत सारे बुक में नहीं दिया रहता है। ठीक है? 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा किसको? द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को, कि आपके खिलाफ साहब हम यहाँ पे रिमूवल का मोशन ले आए हैं। क्लियर है? 14 दिन का नोटिस। 14 दिन का नोटिस देने के बाद में जब ये चीज को डिबेट को स्टार्ट होगा, ये रेजोल्यूशन या तो पास होगा या तो फेल होगा। इन बोथ द केस जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक स्पेशल मेजॉरिटी के तौर पे लिया जाएगा। कैसा? स्पेशल मेजॉरिटी के तौर पे। आपको पता है मेजॉरिटी भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, आपका समझदारी के लिए इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि देखो मैं जब स्कूल में रहता था, मुझे जब कुछ नया जानने को मिलता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार टीचर मुझे नया चीज बताए, मैं फट से उसको नोट डाउन करके लिख लेता था। उसको एग्जाम में आए ना आए वो एक अलग बात है, बट एक एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे जान गए, हमारा दिमाग थोड़ा विकसित हुआ, हमारा अंडरस्टैंडिंग और डिपेंड हुआ वो चीज को जान के हमें, और वो चीज को एक्सपीरियंस करके बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है? यहां तक समझ में। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। कैसे? इफेक्टिव मेजॉरिटी। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये चीज जाके आप अपने हिस्ट्री सिविक्स टीचर से पूछ लेना। जो वेल वर्स्ड नहीं पढ़ा हुआ है, जो अंदर से डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा हुआ है, वो इस चीज को बता नहीं पाएगा। चैलेंज, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब देखो, ओपन चैलेंज मतलब ये नहीं यार कि ओपन चैलेंज दे रहा है, अभी अभी आया है फुटानी देखो, नहीं यार, मतलब फन वे पे कहता हूं मैं ना। अब इतना दिल पे मत ले जाना कि पता चला वहीं बेहोश होकर लेट गए, या पूरा ही आपका एनर्जी। मेरे साथ कुछ बंदर लोग कमेंट में मेरे से मजाक कर रहे हैं, अरे सर कैसा हुआ मजा। अरे भाई इतना एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट करे, कोई और एनर्जी वेस्ट करो, क्या फायदा। मैंने आपको तो पहले भी कहा था। तो आपको कहाँ एनर्जी लगाना है आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान से समझना। आप देखो, आपको भी तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना यार कि हम भी अपने टीचर से सवाल पूछें, हमारे साथ भी वो अच्छा इंटरेक्शन हो, उस चीज का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ एक बार डिसीजन लिया गया, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो इफेक्टिव मेजॉरिटी के। फिर उसके बाद में लोकसभा के पास ये चीज भेजा जाएगा। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि सर ये एक्सक्लूसिव पावर अगर लिख देंगे राज्यसभा का तो कैसे होगा। आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो एक्सक्लूसिव पावर है ना। जो रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस होगा वो सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर है, क्योंकि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होगा। उसके बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ में राज्यसभा अगर पास कर दिया, उसके बाद जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के साथ इनको पास करना पड़ेगा। क्या, कौन सा मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी बहुत प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मेजॉरिटी है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव। तीनों के ऊपर में एक छोटा सा एक टेबल बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में बड़ा आसान होगा। ओके,
चलो, तो मेजॉरिटी को समझने के लिए कि कितना अलग अलग प्रकार का मेजॉरिटी होता है हमारा यूनियन पार्लियामेंट, और हमारे यूनियन पार्लियामेंट और बाकी हमारे लेजिस्लेचर लोग क्या क्या मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं किन किन कैटेगरी में, एक बार हम देख लेते हैं। एकदम आसान तरीका है, थोड़ा सा समझने का जरूरत है। एक बार आपने समझ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपके लिए केस स्टडी लाया है। मान लेते हैं अभी के लिए कि यहाँ पे एक घर है और उस घर का टोटल मेंबरशिप है 500, ठीक है। उसमें से वैकेंट सीट है 50, मतलब अभी तक वो सीट भरा नहीं गया है, ठीक है। इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी रखा जाता है कि जैसे इन फ्यूचर में भरेगा, है ना। अभी उसमें से उस दिन मान लेते हैं आज का दिन, अगर आज वोटिंग वगैरह कुछ हो रहा है तो हम आज कैसे निकालेंगे, और आज के दिन में मान लो 100 लोग एब्सेंट है। यहां तक क्लियर है। तो अभी कितने लोग यहां पे प्रेजेंट है पहले देख लो। आज का डेट जो भी है, आज का प्रेजेंट डेट में, तो यहां पे मैं प्रेजेंट लिख लेता हूं कि प्रेजेंट डेट में कितने हैं पहले ये तो बताओ। तो आउट ऑफ 550 सीट तो वैसे ही वैकेंट है, तो कितना हो गया 450। 450 सीट भरा गया है। उस 450 सीट जो भरा गया है उसमें से 100 एब्सेंट है, तो टोटल हमारे कितने प्रेजेंट हो गए 350। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं तीन अलग प्रकार का मेजॉरिटी क्या क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहला टाइप का मेजॉरिटी होता है, उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। पहले नाम समझ लेना, क्योंकि हम इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। जब भी हम सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा टाइप का मेजॉरिटी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट, याद है हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, वैसे ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और तीसरा टाइप का यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी। मैं यहाँ पे एम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हम मेजॉरिटी का बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो सर सबसे पहले तो ये बता दिए कि तीन प्रकार का मेजॉरिटी होता है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव। अब निकालेंगे कैसे? अब इसको निकालेंगे कैसे? आओ देखो निकालते कैसे हैं। अभी मान लो सिंपल मेजॉरिटी अगर आपको लेना है तो सबसे पहले इसमें क्या लेना होगा, सबसे पहले आप इतना समझना कि अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर है। प्रेजेंटली अभी के डेट में घर में कितने मेंबर है 350। तो 350 का मेजॉरिटी 350 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, सिंपल। तो 350 का आधा कितना हो गया 125, 125 और 126। तो 126 मेंबर, अगर मान लो एक ऐसा प्रक्रिया हो रहा है जहां पे मेंबर है 350 और एक ऐसा काम पे डिसीजन लिया जा रहा है, और उस काम को करने के लिए हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो कम से कम 126 लोगों में काम निपट जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर कोई भी काम, देखो डिपेंड क्या करता है पता है, काम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो हम सिंपल मेजॉरिटी पे काम करेंगे, तो जो 126 लोग बोलेंगे हम वैसा काम करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वो डिपेंड करता है कि काम कैसा है। ओके, यहां तक क्लियर है? समझ में आए? अब देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नाम में हो रहा है कि मेजॉरिटियों का बहुत खतरनाक लेवल का मेजॉरिटी है, तो सिंपल से तो ज्यादा ही मेजॉरिटी होगा, ठीक है। इसमें इतना समझ लेना, इसका टोटल मेंबरशिप हमारा कितना था, टोटल मेंबरशिप हमारा था 500, तो हम इसको ले लिए। टोटल मेंबरशिप 500, डायरेक्ट सिर्फ एक ही नंबर लिया जाएगा कि सीधा बताओ टोटल मेंबरशिप कितना है सर 500। बहुत बढ़िया, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है सर कर दिए, और प्लस 1 कर दो, बात खत्म। जितना भी टोटल मेजॉरिटी है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो 500 का आधा कितना होता है, 500 का आधा 250, और 250 का 1 कितना हो गया 251। तो देखो 251 लोगों का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसको बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका नाम एब्सोल्यूट का क्यों कहा गया है? क्योंकि सर अगर 126 लोगों का वोट चाहिए तो वो सिंपल वो है, ज्यादा नंबर का संख्या चाहिए नहीं, क्योंकि छोटा काम होगा। अगर उससे ज्यादा कुछ कीमती वाला काम होगा तो वहां पे हमें 251 लोगों को सहमति करना होगा, जो 251 लोग बोलेंगे वैसा डिसीजन होगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सर इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में हम क्या लेंगे, सिंपल, टोटल मेंबरशिप कितना है सर, टोटल मेंबरशिप है हम लोग का 500। बहुत बढ़िया। अब माइनस कर देंगे कि कितना वैकेंट है, अभी भरा नहीं गया है, तो सर अभी वैकेंट है हम लोग का 50। बहुत बढ़िया। जितना भी हुआ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये वाला सर हमारा कितना हो रहा है, हमारा है 500, 500 से ये गया तो 450 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये वाला कितना हो रहा है 450 बाय 2 225, और एक 226। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया कि इफेक्टिव मेजॉरिटी 226 लोग चाहिए। क्लियर है? अब देखो, अब खेल समझना।
अभी हम वाइस प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ज्यादातर पावर किसको दिया गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस तरीके का हमें मेजॉरिटी चाहिए? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो मतलब आउट ऑफ 250 हमें वहां से 250 मेंबर में से हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालना है। समझ में आया? तो एक बात देखो, लॉजिकली समझना कि 500 में से, आउट ऑफ टोटल 500 सीट है ना, 500 में से हमें 226 चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। यहां पे क्या बोला जा रहा है? 500 में से हमें 251 का चाहिए। तो देखो 251 हम लोग का हो गया है ना। तो ऑलमोस्ट यहां पे देखो तो कितना ज्यादा, थोड़ा सा आधा से भी उसका ज्यादा चाहिए। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी का बात करें तो 500 में से सिर्फ 126। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अलग अलग कहाँ का मेजॉरिटी यूज कर सकता है। और जब आप हायर क्लासेस पढ़ोगे तो इस चीज को समझ जाओगे। अभी के लिए समझना कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में कैसा टाइप का मेजॉरिटी चाहिए होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी। जब ये लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर देंगे तो जाएगा बिल लोकसभा के पास। बिल नहीं मतलब वही रिमूवल रिजोल्यूशन। तो रिमूवल रिजोल्यूशन चाहिए, पर ये काम तो इनको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस है क्योंकि सबसे ज्यादा काम इनका जरूरी है। उन लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ तो पास कर दिए, एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के लिए बस लोकसभा को पास करना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों को कहा गया लोकसभा को कि चलो रे भाई, आप तुम लोग सिंपल मेजॉरिटी में पास कर दो और इसको नक्की करो, काम खत्म करो, नया वाइस प्रेसिडेंट को भी लाना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आया अच्छी तरीके से? मैंने आपको बोला ना, आप बस एक वीडियो में बने रहो, आपको आराम से सब चीज समझ में आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज ही आप जान के जाओगे कि अगर फ्यूचर में भी कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी तैयारी किए या कहीं पे भी कोई सा भी प्रकार का एग्जाम दिए, आजकल तो आपको मांग रहा है कि करंट अफेयर, पॉलिटी, ये सब तो सब बेसिक्स है। अब वो चीज काम आएगा। दोबारा फिर से पढ़ने के बजाय अभी से पढ़ लो, एकदम सॉर्टेड। आप कॉन्फिडेंस में जाओगे कि यार मुझे 2 चीज एक्स्ट्रा ही पता है। अब आपको जो मैंने ये चीज बताया है, ज्यादातर आप कोई भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम में आप मतलब जाके आप अगर दे सकते हो तो ये सब चीज भी क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 10th लेवल में ही 11th 12th और ग्रेजुएशन और सिविल सर्विस लेवल तक का भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझ में आएगा क्लियरली? तो अभी हम इस चैप्टर को एंड करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर होता है खत्म। और मैंने आपको कहा था ना, 2 बैकलॉग हमारा बाकी रह गया। किस चीज का? प्रेसिडेंट चैप्टर रिलेटेड। एक डिस्क्रिशनरी पावर और एक है हम लोग का इमरजेंसी पावर। उसको हम समझ लेते हैं और हमारा प्रेसिडेंट का भी जो थोड़ा मोड़ा चीज बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा देरी लगेगा पर हम जो बैकलॉग रह गया है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब वो 2 बैकलॉग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो डिस्क्रिशनरी पावर जान लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब आप इतना समझना कि ऐसा पावर जहां पे प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव पावर मिला है। और मैंने आपको फिर से बता दिया, ये हम प्रेसिडेंट चैप्टर का पढ़ रहे हैं। जो लोग आप नहीं देखे हो वीडियो, जाके पहले देख लेना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है? सो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब ऐसे पावर जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को मिले हैं, एक्सक्लूसिव पावर है ना, कोई और कर नहीं सकता। तो इसको समझने के लिए मैंने 3 कैटेगरी में इसको बनाया कि इनका मेजरली 3 सिचुएशन में आपको समझना है। कितना? 3। ठीक है? तीनों सिचुएशन में आपको बता दूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, पहला सिचुएशन क्या होता है? अच्छा, इधर से लिख लेते हैं। चलो, पहला सिचुएशन वो होता है जब वो सिचुएशन ऐसा मान लो आ गया, उस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पावर हम लोग का किसके हाथ में चला जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चाहेगा अपने मर्जी से वो कर पाएगा। वो कब होता है? सबसे पहला, इस सिचुएशन को कहते हैं हंग पार्लियामेंट। क्या? शाबाश, हंग पार्लियामेंट। ओके, अब इसमें इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मान लो कि ये सिचुएशन हंग पार्लियामेंट का कब आता है कि मान लो जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के लिए कम से कम उस पार्टी को चाहिए था, मान लो जो पार्टी मेजॉरिटी लेके आएगा लोकसभा में 272 लेके अगर आ रहा है तो उनको बोला जाएगा कि आप बनाओगे गवर्नमेंट और आपके थ्रू से ही कोई बनेगा देश का प्रधानमंत्री। यहां तक क्लियर है? यहां तक इजी है? अब ये चीज क्या हो गया था कि ये वाला बात है 1996 का। अब 1996 में क्या हुआ? वहां पे भी इलेक्शन जब ऐसा हुआ था, सो वहां पे 1996 का बात है, तो वहां पे तब के प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा।
अब ये तो थे देश के प्रेसिडेंट। अब इनके सामने एक सिचुएशन आ गया कि वहां पे जब एक इलेक्शन हुआ तो जो दो बड़े मेजर पार्टी थे, दो बड़े मेजर पार्टी कौन थे, एक था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और एक था कांग्रेस आईएनसी। तो इनको सीट मिला था, पर इन दोनों में से कोई भी 272 का मार्क को क्रॉस नहीं कर पाया। जहां तक मुझे याद है बीजेपी को मिला था 161 सीट और कांग्रेस को मिला था 140 और बाकी सब छोटरू मोटरू पार्टी लोग उसमें लाए थे। अब दिक्कत ये रह गया प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के साथ कि यार देश में अब सरकार बनाएगा कौन, क्योंकि यहाँ तो 272 कोई नहीं लाया है, बीजेपी लाया है 161, कांग्रेस लाया है 140, तो अब कैसे करे। तब हमने पहली बार देखा था कि कैसे डिस्क्रिशनरी पावर होता है, कि यहाँ पे पावर चला गया प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको बुलाया। इस केस में कौन है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, टक 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 बीजेपी। तो बीजेपी को बुलाया और बीजेपी को कहा कि आपका जो प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट है कौन है बताओ, हम आपको पहले मौका दे रहे हैं। क्योंकि देखो पार्टी का, कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी था नहीं, पर देश तो चलाना है। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको बुलाया और उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कहा कि आप शपथ ले लो प्राइम मिनिस्टर का। और उस जमाने में कौन वहां पे आए थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, अटल बिहारी वाजपेयी, सुपर पर्सनालिटी, एकदम झकास। अब वो पर्सनालिटी को बुलाए और कहे कि आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लो। वो पर्सन आए, प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लिए, बट एक शर्त है। क्योंकि आप कहोगे कि सर ओथ कैसे ले लिए, मेजोरिटी तो उनके पास था नहीं। हाँ, ओथ तो ले लो, पहले शपथ ले लो, उसके बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। अब फ्लोर टेस्ट क्या होता है, वहां पे आप एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हो, आप वही असेंबली में वहां पे बैठोगे और जितने भी बाकी लोग हैं उनसे सपोर्ट का डिमांड करोगे। क्या चीज का सपोर्ट, कि भाई मुझे सपोर्ट कर दो कि मेरा नंबर चेंज होके कैसे बन जाएगा 272। वो कब होगा, जब आके पार्टी लोग आपको समर्थन करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्पीच एकदम फेमस है, आप उसको यूट्यूब में भी जाके देख लेना। वो वहां पे वो स्पीच देते थे और ये बोलते थे कि ये देश इस तरीके का देश है। ठीक है, वो स्पीच एकदम फेमस है, जाके आप वहां पे देख लेना और वो बहुत वायरल हुआ था, है ना। तो उसी तरीके का वो भाषण दिए, वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए, लोगों का समर्थन लाने में नाकामयाब हो गए। जब समर्थन नहीं ला पाए तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट तो उनको निकाल देगा। तो उनको निकालने से पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ब खुद रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। और ये इंडिया का इतिहास में रिकॉर्ड है कि एक प्राइम मिनिस्टर 13 डेज के अंदर में वो रिजाइन कर देते हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो गया कि यार इतने कम समय में एक प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। क्यों, क्योंकि उनके वो लोग फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए थे। और ये डिस्क्रिशनरी पावर आया था किसके पास, आया था प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट कब डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है, द प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट। इट मींस नो सिंगल पार्टी अटेन्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, दैट्स व्हेन द प्रेसिडेंट डिसाइड्स एंड कॉल्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, followed by a floor test in which the party has to get the support of others and to get the majority of the house. क्लियर है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट सिचुएशन कौन सा आता है जहां पे प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव पावर या डिस्क्रिशनरी पावर मिलता है, वो तब होता है जब देश का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वो अपना बिना सक्सेसर चुने अगर उनका सडन डेथ हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 तब क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि एक बहुत अच्छे और बेहतरीन लीडर थी, ऐसा लीडर तो शायद ही आज कहीं भी देखने को मिलता है। ऐसा फीमेल लीडर बिना डरे हुए हमें कितना बढ़िया लीडरशिप करते हुए पता चला। और उन्होंने 1971 में अपना ये प्रूफ कर दिया कि एक लीडर कैसा होता है। उनको असैसिनेट किया गया था उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। उनके सिख बॉडीगार्ड थे, तो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और सिख समुदाय के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने कंडक्ट किया था, जहां पे गोल्डन टेम्पल के अंदर में बहुत सारे आतंकवादी छुप के रह गए थे। तो उनको खदेड़ के बाहर निकालने में सबसे मुख्य किरदार, जो मुख्य रोल जिन्होंने किया था, वो थे इंदिरा गांधी। तो इसी चीज के लिए बहुत लोग नाराज थे, सिख कम्युनिटी स्पेशली। तो उनको इस तारीख में असैसिनेट कर दिया गया।
उनको उन्हीं के बॉडीगार्ड लोग गोली मार के छन्नी कर दिए। बट मेन बात तो उसके बाद क्या रहा, पॉलिटिकल केओस। पॉलिटिकल क्या केओस क्या था, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने उस समय एक अच्छा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि ये बात तो संविधान क्लियरली हमें बता रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बिना सक्सेसर चूज किए अगर उनका सडन डेथ हो जाता है तो वहां पे ज्ञानी जैल सिंह जो समय के प्रेसिडेंट थे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ गया। क्या पावर आ गया, ध्यान से समझना। ये बात तो हमें पता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल फंक्शन नहीं कर सकता बगैर प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। सो जब हेड ही चला गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे फंक्शन करेंगे, उनको तो रिजाइन करना चाहिए। उसी समय ज्ञानी जैल सिंह गए और आईएनसी के बड़े बड़े लीडर से मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस लीडर से मिले और बोले कि तुम अपना लीडर चुनो, इलेक्ट करो, बताओ मुझे एक जन को अपॉइंट करना पड़ेगा वरना पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तब हड़बड़ी में राजीव गांधी को इन लोग चूज किया अपना लीडर, और तब राजीव गांधी को आके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उनका शपथ ग्रहण किसने कराया, उस समय का प्रेसिडेंट दैट इज ज्ञानी जैल सिंह। यहां तक समझ में आया। तो अभी हमको क्या पता चला कि डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को कब मिलता है, व्हेन द करंट और द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर डाइज विदाउट their successor or without choosing their successor. In that situation, the president has the discretionary power to appoint a new prime minister. और वो अपॉइंट किसको कर सकते हैं, जो भी मेजोरिटी पावर में है वो अपने लीडर चुनेंगे, तभी उनको ही सिर्फ अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया। तो पहला सिचुएशन जब हंग पार्लियामेंट होता है तब, सेकंड सिचुएशन जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो कि इन पावर में है अगर उनका डेथ हो जाता है या कुछ बिना सक्सेसर चूज के, और तीसरा तब होता है जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास दो ही ऑप्शन बचता है, वो दो ऑप्शन में से कोई एक कर सकते हैं। क्या, एक तो जितने, तब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचता है। दो ऑप्शन क्या बचता है, ध्यान से समझना। या तो पूरा का पूरा लोकसभा को वो डिसॉल्व करा दे, पूरा का पूरा लोकसभा को वो डिसॉल्व करा दे और नया इलेक्शन हो जाए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कोई दूसरा, मेरा माइक गिर गया यार, ये कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को, एक सेकंड ना, ये भी जिंदगी का दुख है एक, लाएंगे भाई कभी ब्लूटूथ वाला। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को चांस देना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये दो में से कोई एक हो सकता है। और वो तीन डिस्क्रिशनरी पावर ये है, जब एक हंग पार्लियामेंट होता है, जब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर या एक्टिंग प्राइम, जो करंट प्राइम मिनिस्टर उनका डेथ हो जाता है, या फिर कॉन्फिडेंस अगर लूज कर जाते हैं, तो इन तीनों केस में प्रेसिडेंट को एक डिस्क्रिशनरी पावर रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ऑल ओके। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर कि इमरजेंसी के दौरान कैसे फंक्शन होता है, इमरजेंसी कैसे लगता है, क्या होता है, तीन प्रकार के इमरजेंसी क्या है और अलग अलग उसके इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या है। तो आइए अब लास्ट पार्ट को करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे हमें पता है कि इमरजेंसी होता है तीन प्रकार का, ठीक है, मेरे साथ आप हेडिंग बना लीजिए। एक है नेशनल इमरजेंसी, क्या लाइन सीधा है, थोड़ा सा सीधा तो है। सेकंड में होता है प्रेसिडेंट रूल, मैं यहाँ पे प्रेस रूल लिख रहा हूँ, क्या बात है, कितना स्पीड गाड़ी कौन चला के गया, पक्का कल खबर आएगा ढुस के मरा है बोल के। यहाँ तक साउंड आ रहा है, बताओ रोड में यहाँ तक साउंड आ रहा है, हाँ गंवार लोग। तो एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया प्रेसिडेंट रूल और एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जब आपको ही लोग भोज खिलाने के लिए तैयार हैं और इतना स्पीड चला रहे हैं तो आप भी काहे रुकना, जाना थोड़ा मिठाई उठाई पोड़ी उड़ी खा के आ जाना, याद करना अच्छा ड्राइवर था, खत्म कहानी। ऐसे लोग क्या ही बोलना, छोड़ो। ये तीन हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमको जानने का दरकार है, कितना, थोड़ा थोड़ा सा, कितना, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, सब दिख रहा है, हाँ ठीक ठीक ठाक दिख रहा है। अब इसका कुछ बेसिस बना देते हैं, बेसिस बना देते हैं मतलब किस आधार पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे,
वो थोड़ा जान लेते हैं। मेरे साथ आप करते रहना, एक ही बार आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें से कुछ मटेरियल हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर में भी यूज़ कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर कहाँ कैसे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ एक जानना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानना कि यहाँ पे संविधान में इसका ना अलग अलग आर्टिकल से लिखा गया है, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल के अंडर में आता है। तो एक चीज़ जस्ट क्यूरियोसिटी पर्पस कि ये आर्टिकल 352 में आता है, कौन सा, नेशनल इमरजेंसी। फिर उसके बाद 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल। फिर उसके बाद में 360 में आता है हम लोग का फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तो बेसिक है, ठीक है। अब इन तीनों को समझने के लिए एक और एक चीज जानना पड़ेगा कि ये डिक्लेयर करने का क्या ग्राउंड है। क्या ग्राउंड है मतलब किन आधार पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं या किन परिस्थितियों में हम ऐसा इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, लोकसभा में हम लोग उसको पढ़े थे, वो जब डिस्कस कर रहे थे क्या कि यहाँ पे 3 ग्राउंड है, या तो वॉर, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन, या तो आर्म्ड रिबेलियन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और हम इसको जानते हैं। आर्म्ड रिबेलियन मतलब विद्रोह होना, एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहर से कोई हमारे देश पे हिंसा करेगा, और वॉर मतलब हम अगर ऑफिशियली किसी कंट्री के साथ वॉर में गए तो इस सिचुएशन। अब प्रेसिडेंशियल रूल जिसको कहते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब जिस प्रक्रिया में जैसा राज्य चलना चाहिए अगर वो मशीन ही फेल हो गया और किसी दौरान किसी कारणवश वो राज्य में बिल्कुल रूल ही चला गया है, मतलब इन द सेंस की जो गवर्नमेंट जिसका जो बेसिक काम है राज्य को कंट्रोल करना, स्टेट्स को कंट्रोल करना, अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, तब होता है प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे हम कारण क्या लिखेंगे, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यहां तक ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आप कब आता है, सिंपल नाम में ही छुपा है, जब देश में फाइनेंशियल थ्रेट हो। तो जब देश में कोई भी फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से थ्रेट ऐसा हो तो, और जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज तक ऐसा नौबत अपने को देखने को नहीं मिला है, आज तक एटलीस्ट। हाँ, ये 2 टाइप के इमरजेंसी देश में लग चुके हैं। प्रेसिडेंट रूल तो आए दिनों लगते रहता है किसी ना किसी स्टेट पे, अगर वो स्टेट अपना स्टेट गवर्नमेंट अगर वो स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। ये 2 इन्फॉर्मेशन क्या क्लियर है, क्या हम ये 2 इन्फॉर्मेशन जान लिए। अब देखते हैं और क्या क्या इसके बारे में जानेंगे। इसको प्रोक्लेम करने का क्या प्रावधान है, मतलब प्रोक्लेम करना मतलब इसको लागू करना। इसको कौन लागू करेगा, इसको कौन डिक्लेयर करेगा, कौन बोलेगा कि देश में इमरजेंसी लागू हो चुका है, वो है प्रेसिडेंट। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रेसिडेंट। बट इसमें एक चीज है क्या कि बिना अपनी कैबिनेट के सहमति से नहीं हो पाएगा, तो कैबिनेट अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोक्लेम कर सकते हैं। ये एक चीज याद रखना। देखो प्रेसिडेंट को अक्सर ऐसा बोल के क्या बोलते हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इट इज अ पोस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन जीरो, एक सुनहरा शून्य, मतलब जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है पर वो सुनहरा है, गोल्ड है। उसी तरीके से कुछ माना जाता है प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट का पोस्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम भी उनको दिया गया, बट वो ऐसा बहुत रेयर केस होता है जहां पे वो अपने मनमानी से कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले पढ़े ना डिस्क्रिशनरी पावर, उसके अलावा हर चीज प्रेसिडेंट पूछ के ही करते हैं, अपने मनमानी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रोक्लेम कर सकते हैं बट कैबिनेट के अप्रूवल से। यहां तक समझ में आए, सेम चीज ये भी होगा, सेम चीज ये भी होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चौथा चीज, अब एक बार प्रोक्लेम तो हो गया, अब इसका अप्रूवल भी होगा फिर पार्लियामेंट के साथ में। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अप्रूवल होगा कि इमरजेंसी को अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब अप्रूव करने का कौन सा हाउस लोग करेंगे, क्या कोई एक हाउस करेगा या कोई 2 हाउस करेंगे, कौन से हाउस इसको अप्रूव करेगा, यहां पे ध्यान से समझना। यही वाला चीज है जो आप पार्लियामेंट का चैप्टर में ऐड करके लिख सकते हो। तो यहां पे बोथ हाउसेस लिखना, मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों को इनको अप्रूव करना पड़ेगा। कोई एक घर अप्रूव करेगा देन नहीं होगा। नेशनल इमरजेंसी को लागू करना है तो दोनों घर का सहमति जरूरी है। अब सहमति जरूरी है तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया भी था कि मेजॉरिटी कितना अलग अलग प्रकार का होता है, आपको याद है। तो वैसे ही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। कैसा मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उसके हिसाब से ही यहां पे दोनों को पास करना पड़ेगा, तब जाके अप्रूव होगा। क्लियर है, क्या उसी के जैसा यहां भी वैसा ही होगा,
क्या उसी के जैसा प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी क्या उसी तरीके से अप्रूव करना होगा? तो उसका जवाब है हाँ, यस। यहां पे भी बोथ हाउसेस का अप्रूवल अपने को चाहिए, यहां पे भी बोथ हाउसेस का अप्रूवल अपने को चाहिए, बट एक कैच है, एक कैच। क्या एक कैच है? यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए था, यहां पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। बात खत्म, बात खत्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगा जिंदगी में ये, ठीक है। जब बाद में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ पढ़ोगे वापस बाद में, फिर गधे जैसा पढ़ने से अच्छा है अभी आप पढ़ लो, क्लास 10th लेवल पे ही आप रेडी हो जाओ, इन फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन होगा आराम से क्रैक कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब इसको अप्रूव करने का टाइम लिमिट भी एक होता है। क्या होता है? टाइम लिमिट। मतलब उसी टाइम के अंदर में ये जो दोनों घर लिखा है इनको वो अप्रूव करना पड़ता है, वो टाइम लिमिट इनको क्रॉस नहीं करना, चाहे ये दो घर को हो, चाहे ये दो घर को हो, या ये दोनों घर से पास तो होगा मगर मेजॉरिटी अलग है, स्पेशल, सिंपल, सिंपल। अगर टाइम लिमिट भी दिया गया, इन्हीं टाइम लिमिट के अंदर में तीनों टाइप का इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है, ठीक है। तो वैसा टाइम लिमिट कितना अप्रूव करने के लिए रखा गया है? ये है 1 मंथ, 30 दिन या फिर 1 महीना। वैसा टाइम लिमिट यहां पे कितना दिया गया है? 2 मंथ्स, 2 महीना के अंदर इसको अप्रूव कर सकते हैं। और सेमली यहां पे भी 2 महीना का टाइम दिया गया है कि इसको भी 2 महीना के अंदर अप्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बस एक बार आप होलसेल तरीके से पूरा बढ़िया से होल हार्टेडली ये चीज को पढ़ लो, जैसे होलसेल में सामान खरीदते हैं ना, वैसे होलसेल में पढ़ाई कर लो एक ही बार में सारा। एग्जाम में फिर टेंशन नहीं, जो आएगा लिख लेंगे, जो आएगा लिख लेंगे, फिर सोचेंगे नहीं कि बेस्ट 2 क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। बेस्ट 2 क्वेश्चन सारा पढ़ के जाएंगे, जो आएगा उसको आंसर कर सकते हैं। बात खत्म। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? थोड़ा बाउंड्री को और नीचे कर देते हैं, थोड़ा बाउंड्री को और नीचे कर देते हैं। चलो यहां तक क्लियर है? एक बार अप्रूव हो गया तो कितने लिमिट तक जा सकता है? तो ये वंस अप्रूव्ड अगर हो गया तो कितना लिमिट तक, मतलब कितना टाइम का इसको टॉप अप मिल जाएगा? जैसे कि अपना जियो का होता है ना छोटा सा, जब हम लोग का इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हम एक पावर प्लस लगाते हैं, पावर प्लस इन द सेंस की थोड़ा एडिशनल पैक, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर ये अप्रूव हो गया तो कितना टाइम का एडिशनल पैक मिलता है, मतलब कितने टाइम के लिए ये लागू हो जाता है? दैट इज 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। वैसे ये भी एक बार अप्रूव हो जाता है तो कितने महीने तक लागू हो जाता है? कितने महीने के लिए? नो टेंशन, 6 मंथ। और ये अनलिमिटेड, मतलब एक बार लागू हो जाता है तो लागू हो जाता है, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं कि इतना टाइम के बाद, इतना टाइम के बाद। क्यों बोल रहा हूं? अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर 6 महीना में इनको वापस अप्रूवल लेना पड़ता है, हर 6 महीना में वापस अप्रूवल, ताकि ये पता चले कि अगर 6 महीना तक मान लो पहुंच गए, फिर 6ठा महीना में ये देखें कि क्या और हमें आगे लागू करने का जरूरत है। अगर जरूरत होगा तो लोग आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, नहीं होगा तो क्यों करना फालतू में। क्लियर है? क्लियर है? उसी दौरान इनका एक मैक्स लिमिट रखा गया है, मैक्स टाइम लिमिट, कि कितना लिमिट तक, ज्यादा से ज्यादा तक 6-6 महीना करके सर कितना दिन जाएंगे, कितना दूर जाएंगे? 2 बार 6 महीना डेक दिए तो 1 साल हो जाता है, वैसे कितना हम दूर तक जाएंगे? कोई लिमिटेशन तो होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब जब तक परिस्थिति सुलझ नहीं जाता तब तक 6-6 महीना 6-6 महीना 6-6 महीना 6-6 महीना करके आगे बढ़ता जाएगा, काम खत्म। मगर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। प्रेसिडेंट रूल का मैक्स लिमिट एक फिक्स है, इस लिमिट को क्रॉस किया नहीं जा सकता, और ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, दैट इज 3 years। मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब इसका क्या बात है? इसका ऐसा कोई नियम है नहीं, एक बार अप्रूव हो गया, एक बार हो गया तो 6-6 महीना का यहाँ पे उसका रोल भी नहीं है, 6-6 महीना का कोई पंचायती नहीं है, वो हमेशा तक इन्फिनाइट टाइम तक आगे बढ़ के लग सकता है। यहां तक समझ में? अब बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं और क्या क्या इसका प्रावधान दिया गया है। इसका प्रावधान दिया गया है इसको रिवोकेशन का, रिवोक करना, रिवोकेशन मतलब इसको बंद करना, इन शॉर्ट इसको एंड करना। अगर प्रोक्लेमेशन लागू हो गया है, अब इसको एंड करना है, रिवोक करना है, तो एंड कैसे करने का प्रोसेस है? क्या एंड करने का भी कुछ नियम कानून है? बिल्कुल है। तो एंड कैसे किया जाएगा? मतलब ये इमरजेंसी को खत्म कौन करेगा? याद रखना 2 रास्ता से खत्म हो सकता है। कितना रास्ता? 2 रास्ता। कौन कौन पहले खत्म करेगा? अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील हुआ कि अब इमरजेंसी को खत्म करना चाहिए, बट यस अप्रूवल के बाद अगर ऐसा उनको ऑर्डर दिया गया, तब प्रेसिडेंट वहां पे उनको जब फील होगा तो वो उसको एंड कर सकते हैं। तो एक प्रेसिडेंट के द्वारा एंड हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है जहां पे प्रेसिडेंट को कंपलसरीली अपना स्टेप इन करके करना पड़ेगा, वो है जब लोकसभा बोलेगा तो। जब लोकसभा बोलेगा तो कितना मेजॉरिटी के साथ? सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ध्यान से समझना,
एक तो है कि जब प्रेसिडेंट को फील होगा, ध्यान से समझना, एक तो है कि प्रेसिडेंट को जब फील होगा कि हाँ अभी परिस्थिति सुलझ चुका है, अभी सब बैक टू नॉर्मल हो चुका है, अभी टाइम है कि नॉर्मल से आ चुका है, तो अभी हम नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं। इस दौरान ऐसा जब लगा तो प्रेसिडेंट उसको कर सकेगा। दूसरा चीज क्या है कि लोकसभा को अगर ऐसा लगा, और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, ध्यान से समझना, राज्यसभा के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं है, रिवोक करने का पावर है ना, तो राज्यसभा यहाँ कोई रोल नहीं करता। अगर लोकसभा को ऐसा लगा कि इसको हटा देना चाहिए और सिंपल मेजोरिटी के साथ वो डिसीजन पास हो जाता है, तो इन लोग बोलेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको निकाल देगा। निकाल देगा क्या मतलब एंड कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ऐसा कुछ पंचायती होता नहीं है, यहाँ पे दोनों घर को पूछने का दरकार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट ओनली लिख दिया है। जब भी प्रेसिडेंट को यहाँ पे ठीक लगे, प्रेसिडेंट इस चीज को रिवोक कर सकते हैं और इस चीज को हटा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें और एक चीज जानना कि इसका अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग इफेक्ट, हालांकि है तो बहुत सारा चीज, मगर मैं आपको बेसिक लेवल ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले एक चीज जानना कि यहाँ पे जैसे सेंटर और स्टेट ये दोनों पावर में रहते हैं, ये दोनों के पास लॉ बनाने का पावर है, सेंटर के पास सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट के पास स्टेट लिस्ट में। यहां तक क्लियर है? अब मतलब स्टेट का पावर यहां पे रिमेन करता है, मतलब स्टेट का पावर तो रहता है कि वो स्टेट लिस्ट पे बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट पे बना सकते हैं, बट स्पेशली सेंटर को ये पावर मिल जाता है कि वो लोग स्टेट लिस्ट पे भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, यूनियन का काम है, सेंटर का काम क्या है, यूनियन लिस्ट पे काम करना, स्टेट का क्या है, स्टेट लिस्ट पे काम करना, कॉन्करेंट पे मिलके करेंगे। अब यहाँ भी जो ऐसा सिचुएशन है, तो स्टेट के पास का तो पावर है, स्टेट का पावर कोई छीना नहीं है, बट स्पेशली स्टेट के सब्जेक्ट पे सेंटर को लॉ बनाने का पावर दिया जाता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है। तो सेंटर सोचता है कि मुझे अगर स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बनाना है तो क्या नहीं बनाना चाहिए, देश को बचाने के लिए बिल्कुल बनाना चाहिए, वही पावर इनको दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब जब इस तरफ में पहुंचते हैं, जब प्रेसिडेंट रूल में पहुंचते हैं, तो यहां थोड़ा और एक्सट्रीम हो जाता है। क्या? स्टेट का जो पावर रहता है ये सस्पेंड हो जाता है कि भाई अब आप कानून वानून नहीं बना सकते, अब स्टेट लिस्ट पे तुम्हारा कोई काम धंधा है नहीं। और सेंटर का पावर थोड़ा ओवरराइड हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है इन द सेंस कि अब वो सर्वा हो जाता है और वो उस स्टेट के ऊपर लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के रिलेटेड। ठीक है? क्लियर है? अब यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है, स्टेट और सेंटर दोनों का पावर रहता है, मतलब अपना अपने जगह में, अपने अपने जगह में, कि भाई स्टेट का पावर स्टेट लिस्ट में है, सेंटर का पावर यूनियन लिस्ट में, तुम अपना लॉ वगैरह बना सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। इसमें और एक चीज क्या होता है नेशनल में समझना, जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्रेसिडेंट अगर चाहे तो यहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। या तो मॉडिफाई कर देंगे या तो कैंसिल कर देंगे। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में कितना पैसा बंटना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सबका पूरा एक रूल है, इन सबका एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को या तो बदल सकते हैं या तो पूरा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देश में आपातकालीन स्थिति आ चुका है और वहां पे प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा मेजर्स लेना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब फाइनेंशियल वाला चीज में एक और एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। क्या होता है पता है? यहां पे जो सैलरी होता है किसका, जजेस लोग का, किसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इनका भी सैलरी रिड्यूस हो जाता है। हालांकि जनरली लिखा है कि इनका सैलरी को कोई टच नहीं कर सकता, कोई रिड्यूस हो नहीं सकता, ये उनका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में लिखा गया है कि चेंज नहीं कर सकते, है ना। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा फाइनेंशियल आ चुका है कि यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ता है। ठीक है? इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट है, बट मैं आपको जनरली ऊपर से बता रहा हूँ, और एक दो तो आपको पता ही होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और एडिशनल चीज भी पढ़ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एक और एक चीज जान लेना नेशनल इमरजेंसी का में, कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और जो लोकसभा होता है, इनका साल जो होता है 1 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है? 1 ईयर तक इनका टर्म एक्सटेंड हो जाता है। ये तो हमने यूनियन पार्लियामेंट में पढ़ा था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो, पढ़ेंगे मजा आएगा तो सारा चीज इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप सिर्फ बोलोगे कि यार हिस्ट्री सिविक्स क्यों पढ़ना है यार, खाली मतलब रटना ही पड़ता है, इतने सारे डेट्स, नहीं, ये चीज एकदम आपको स्मार्ट बनाएगा। और ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात होती है, इसमें ज्यादा इतना कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जो मरा हुआ दिमाग होगा ना, वो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इजी होता है, हम तो रट के ले आएंगे। पर आप मेजरली सब लोग से जाकर पूछ लेना, वो लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच के डिफरेंस नहीं पता होगा उन्हें।
नहीं पता होगा, ये बात फैक्ट है, क्योंकि उन लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं, उन लोग बस रटते हैं। उनको जाके कितना फंडामेंटल राइट होता है वो पूछ लेना, वो भी नहीं बता पाएंगे। क्लास 9 का सिलेबस है आपका, उनको पूछ लेना कितने रिट्स होते हैं, उनके यूजेस क्या है, वो नहीं पता। इतना तो छोड़ो, सबको 28 तो स्टेट्स, और कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटी हैं, मैंने तो 28 फिर भी बहुत बोल दिया, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटी है, वो भी जाके एक बार पूछ लोगे तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे कुछ पल के लिए। ठीक है, मैंने तो ऐसे भी देखा था कि जो लोग, मतलब छोड़ो क्या ही एग्जांपल देना उसका, वो ज्यादा बुरा मान जाएगा देखे तो मतलब कि इतना बेसिक नॉलेज है ना, आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से स्टेट्स हैं, कैसे कैपिटल है, अपना इंडिया का ज्योग्राफी कैसा है, अपना बेसिक चीजें क्या क्या है, ये सब आपको जानना चाहिए, आपको प्राइड लेना चाहिए। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो भाई गधा जैसा रट के, कुछ फायदा नहीं देने वाला है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, बढ़िया से एंजॉय करके समझोगे, तो देखना तो मार्क आएगा। अभी देखो, मैं जब ये बात बार बार मैं आपको बोलता हूं तो मेरे ये बात ना बहुत लोग मान नहीं पाते, मगर मैं आपको हमेशा क्यों बोलता रहता हूं कि आप लोग समझो, पढ़ाई को एंजॉय करो, फिर उसके बाद मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप मेरे बात पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपने एक मूवी तो जरूर देखा होगा, आपने हैरी पॉटर मूवी देखा है? हैरी पॉटर का पहला पार्ट का मूवी देखना, द फिलोसोफर स्टोन, जिसको सॉर्सरर स्टोन भी कहा गया है। तो वहां पे लास्ट सीन में आप उसको याद करके रखना, जब डंबलडोर, प्रोफेसर डंबलडोर उस स्टोन को प्रोटेक्ट करके रखे थे नीचे चैम्बर में छुपा के, मतलब नीचे तहखाना में छुपा के, तो याद है कि उसमें जैसे ही हैरी एंटर करता है, हैरी उस स्टोन को बचाना चाहता था, मगर बाकी लोग इन द सेंस क्या, वो अदमरासा हम लोग का जो बच गया था विलन, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वो प्रोफेसर क्विरल के बॉडी में रहता था। अब उसको भी वो पत्थर चाहिए था, हैरी को भी पत्थर चाहिए था, प्रोफेसर क्विरल को वो पत्थर क्यों चाहिए था? ताकि वो उससे अमर हो सके, उसे अमृत काढ़ा बना सके और वो अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। मगर हैरी को उस पत्थर को यूज करने का लालच नहीं था, उसको क्या करना था, वो उस जगह में एंट्री किया और सिर्फ उसको वो बचाने चाहता था। करना कि जब वो आईना के सामने में खड़ा होता है तो हैरी पॉटर के पॉकेट में वो पत्थर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और डंबलडोर लास्ट सीन में कहते हैं, जब हॉस्पिटल में हैरी अपना आंख खोलता है, बोलता है कि पत्थर मेरे पास आया कैसे डंबलडोर? तो वो बोलता है कि ये मेरी बनाई हुई एक बेहतरीन जादूगरी में से एक है कि जो कोई भी इस पत्थर को बचाना चाहेगा, ना कि इस्तेमाल करना, उसी के पास ये चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम चीज होता है मार्क्स के लिए भी, जो सिर्फ समझना चाहेगा, सिर्फ उससे कुछ लर्न करना चाहेगा, एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहेगा, उसके पॉकेट में भी मार्क्स मिलेंगे। और जो सिर्फ मार्क्स के पीछे जाएगा कि भाई फटाफट मेरे को बस बता दो, मेरे को 4 क्वेश्चन बताओ, मैं गधा जैसा तोता जैसा रट के चला जाऊंगा और 4 क्वेश्चन का आंसर पूरा उल्टी करके आ जाऊंगा, भले वो आंसर राइट हो के रॉन्ग हो, उसको कभी मार्क्स नहीं मिलता। वो हमेशा जीवन भर मार्क्स के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया थोड़ा भी? तो इसीलिए मैं जानता हूँ अभी आपका बाकी एग्जामिनेशन भी चल रहा है, बाकी एग्जामिनेशन जैसे कंप्लीट होगा आप वीडियो इसको देखो। मैं आपके लिए पहले से एडवांस में वीडियो बना के रख दिया हूँ ताकि आपको एग्जाम समय में ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत ना पड़े। बस एक बार शिद्दत से वीडियो देख लेना, ट्रस्ट मी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ऐसा आप पढ़ाई करते रहिए, ऐसा मैं वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो कर दीजिए उसको सब्सक्राइब, ताकि ऐसा वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलते रहे। ठीक है, टिल देन अच्छे से रिवाइज करते रहो। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने को भी मिलेगा। सो टिल देन बाय।